हेलो स्टूडेंट्स, समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एक सीरीज़ में जिसमें लीगल हिस्ट्री की एक सीरीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, फैक्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में किस तरीके से जो इंडिया में लीगल हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से हमारे लॉज डेवलप हुए हैं और किस तरीके से हमारे जो कोड हैं डिफरेंट टाइप के कोड्स आए और किस तरीके से जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने उन पे काम किया। ठीक है, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में किस तरीके के लॉ के सोर्सेज थे, उसके बाद मिडिवल इंडिया में किस तरीके के लॉ सोर्सेज थे, तो हम पूरा कवर करेंगे। पहले हम मॉडर्न के बारे में करेंगे, फिर हम एंशिएंट के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में और इस सीरीज़ में हम जो लीगल हिस्ट्री के फैक्ट हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझे जाते हैं उन्हें एक इजी वे में आराम से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं समझाऊंगी, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए, फिर क्या है कि हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। हम मेन फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा नहीं रटेंगे। अगर हम क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें भी लर्न करेंगे, छोटे छोटे फैक्ट लर्न करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक समझेंगे, तो उसके बाद हम बड़े भी लर्न कर सकते हैं। इसलिए जो ये सीरीज़ चलेगी, ये इसका जैसे इसकी टैगलाइन ही है कि हिस्ट्री इन अ इजी वे, बड़े इजी तरीके से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, मैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ऋचा सिंह अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हम देख रहे थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस तरीके से रिफॉर्म्स किए थे। उनके जो रिफॉर्म्स थे वो 3 फेजेस में आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे सेकंड गवर्नर जनरल हैं जो 1786 में बने। उन्होंने, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कि 2 कंडीशन रख दी थी। एक तो वो काउंसिल को ओवर रूल कर सकते हैं और वो कमांडर इन चीफ होंगे। काउंसिल को ओवर रूल करने से उनको ये बेनिफिट मिला कि जो वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे कहीं ना कहीं वो कर पाए। ठीक है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के हम ऑलरेडी रिफॉर्म्स देख चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर में वो मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। आज जिस प्लान की बात करेंगे हम जुडिशियल प्लान की, वो है जुडिशियल प्लान ऑफ 1793। और बेटा जी, जो ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 है, ये क्या है कि इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 3 फेज़ में प्लान लेके आए थे, जो ये 3rd फेज़ है, यही हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो रिफॉर्म्स हुए उनका इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा था उनकी वजह। ठीक है, वो भी रिफॉर्म्स थे पर इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा। ये एक तरीके से लीगल हिस्ट्री में इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए। ठीक है, द जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 वॉज पास्ड ऑन 1 मई 1793। तो ये कब जुडिशियल प्लान जो पास हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कोड है ये पास हुआ, ये कब हुआ, 1 मई 1793 को। इट वॉज ऑल्सो नोन एज कॉर्नवालिस कोड। इट इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इस प्लान में जो काफ़ी सारे, पहला जो फर्स्ट पॉइंट जब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि जब हम फर्स्ट फेज़ में आपको बताया कि मैंने जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का फर्स्ट फेज़ बताया था तो उसमें बताया था कि उन्होंने क्या है कि अलग अलग जो सेपरेशन हो रखा था सिविल जस्टिस का और रेवेन्यू सिस्टम को, उसके में इसमें क्या है कि उन्होंने फिर से कंबाइन कर दिया। ठीक है, आप जो अब हम क्या है कि डायरेक्ट बात करते हैं कि इस जुडिशियल प्लान के, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि मेन फैक्ट कौन से हैं। फर्स्ट आता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुफसिल दीवानी अदालत। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ अ कलेक्टर अ कंपनी सर्वेंट वॉज अपॉइंटेड इन द जज ऑफ द मुफसिल दीवानी अदालत टू डिसाइड सिविल केसेस अबव द वैल्यू ऑफ ₹200। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब हम देख रहे थे फर्स्ट फेज में कि कलेक्टर को सारे काम दे दिए थे कि वो क्या है कि सिविल केसेस जो आएंगे उनको भी देखेगा, क्रिमिनल केसेस को भी देखेगा। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम को भी देखेगा। अब उसको फिर दोबारा रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। इन दिस प्लान 1793 में क्या है कि कलेक्टर के प्लेस पे कौन आएगा, एक सिविल सर्वेंट होगा कंपनी का ही, जो कंपनी में ऑलरेडी काम करता होगा, उसे ही एज ए जज अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है,
और वो क्या करेगा, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस बोथ देखेगा। ठीक है, वैल्यू कहाँ तक होगी उनकी, ₹200 तक होगी। ठीक है, अब इसकी अंडर दिस प्लान क्या है कि जैसे कोई भी केसेस है कि तो उसकी अपील कहाँ पे जाएगी, तो वो प्रोविंशियल कोर्ट में जाएगी। ठीक है, executive subject to judicial control, all executive officer including collector were subject to the direction of the दीवानी अदालत पर्सनली ऑफ ऑल एक्ट्स डन बाय देम इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अब क्या है कि इसमें समझने वाली बात है, एक चेक और बैलेंस वाली सिचुएशन है। इसमें क्या है कि जितने भी जो ऑफिसर होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, वो क्या है कि सबके अंडर आए, वो दीवानी अदालत के अंडर आएंगे। उनके जितने भी वर्क होंगे, ठीक है, जो उनके पर्सनली हो चाहे ऑफिशियली हो, वो जितने भी एक्ट हैं उनको क्या है कि वो चेक कर सकते हैं कि कहीं वो कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड द कंपनीज अदालत। अब इसमें बात करेंगे हम कि इसमें क्या हुआ है। आप देखिए कि देयर वॉज एन इनक्विटेबल डिस्कशन विच existed between the British subject and native of all India। इससे पहले क्या होता था कि 1793 के प्लान से पहले कि जो एक तरीके से हम कहेंगे कि इसमें बेटा जी हम देखेंगे कि बिफोर 1793 द ब्रिटिश सब्जेक्ट रिसाइडिंग इन द टेरिटरीज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा could recover their claim against the nature by the bringing an action in the मुफसिल दीवानी अदालत, but the नेटिव्स couldn't। इसका मतलब क्या है कि 1793 से पहले जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, जो टेरिटरीज में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रहते थे, वो क्या करते थे, वो क्लेम कर सकते थे अगर उनके अगेंस्ट कुछ हुआ है। ठीक है, बट नेटिव्स को ये राइट्स नहीं थे। बट आफ्टर 1793 क्या है कि नेटिव्स को भी ये राइट दिए कि वो क्या कर सकते हैं कि उनके अगेंस्ट क्या है कि फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, और वैल्यू पर कितनी होनी चाहिए, 500 तक होनी चाहिए। अगर इससे अबव के 500 रुपीज़ से अबव के जुडिक्शन होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता में जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो राइट्स नेटिव्स को नहीं मिले हुए थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट को मिले हुए थे, वो क्या है कि अब नेटिव्स पीपल को भी मिल गए हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड, दीवानी अदालत से रिलेटेड। अब बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। अब ये नया कोर्ट आया है, कौन सा, प्रोविंशियल कोर्ट। द प्लान ऑफ 1793 प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एट कैलकाटा, पटना, डक्का, मुर्शिदाबाद। अब जो प्लान 1793 है, इसमें क्या है कि हमारे 4 प्रोविंशियल कोर्ट इस्टेब्लिश हुए हैं। कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं, कैलकाटा, पटना, डक्का, मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये 4 यूनिट्स में ईच कोर्ट वाज टू बी प्रिसाइडेड बाय ओवर बाय 3 इंग्लिश जज। अब इन पे कौन एज ए जज काम करेगा, कि आपको यही पता है कि प्रोविंशियल कोर्ट मतलब ये बड़े कोर्ट हैं। ठीक है, तो इंडियन जज तो अभी आए ही नहीं है, तो इस पे कौन प्रिसाइड करेगा, 3 इंग्लिश जज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट वाज इम्प्रूव्ड Before the 1793 the appeal from मुफसिल दीवानी अदालत could lie in सदर दीवानी अदालत एट कलकत्ता। अब इसके बाद क्या है कि जो अपील है मुफसिल दीवानी अदालत की, वो कहाँ पे जा सकती है, इन प्रोविंशियल कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, अगर अपील ज़्यादा है, 1000 रुपीज़ से एबव है, तो वो कहाँ पे जाएगी, सदर दीवानी अदालत में जाएगी। और अगर इससे भी बड़ी है, 5000 की है, तो वो कहाँ पे जा सकती है, पाउंड की है तो कहाँ पे जा सकती है, किंग एंड काउंसिल में जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा अभी क्या है कि प्रोविंशियल कोर्ट हो गए, और ये प्रोविंशियल कोर्ट हमारे इस्टेब्लिश हुए हैं
कैलकाटा, पटना, डक्का और मुर्शिदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सदर दीवानी अदालत। अब क्या है कि सदर दीवानी अदालत तो पहले से ही है, ठीक है, अब उनमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। बाय द प्लान ऑफ 1793 द सदर दीवानी अदालत वॉज री एस्टैब्लिश एट कैलकाटा कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम काउंसिल। इट रिसीव्ड अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट। वो मैंने अभी आपको ही बताया है कि मैटर अगर 1000 रुपीज़ से अबव होगा तो कहाँ पे जाएगी अपील, सदर दीवानी अदालत में जाएगी, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, कैलकाटा में इस्टेब्लिश है, ठीक है। अगर फर्दर अपील अगर सदर दीवानी अदालत में भी जो डिसीजन नहीं निकलता तो वो आपको पता ही है किंग इन काउंसिल में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट मुंसिफ कोर्ट ऑफ नेटिव कमिश्नर, ठीक है। ये क्यों अपॉइंट हुए हैं कि जो हमारी दीवानी अदालत है उसका क्या है कि बर्डन कम करने के लिए। द प्लान ऑफ 1793 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेटिव कमिश्नर, ठीक है। ये नेटिव कमिश्नर छोटे लेवल पे होंगे, ठीक है। इनको जो वैल्यूज़ होगी रुपीज़ वो 50 रुपीज़ तक के केस होंगे, ठीक है। पैटी केसेस हैं, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस ऑफिसर वर कॉल्ड मुंसिफ। इनको क्या बोला जाएगा, मुंसिफ बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रार कोर्ट। ईच मुफसिल दीवानी अदालत वाज प्रोवाइड विद अ रजिस्ट्रार हु वाज अ कन्वेंटेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी। हर एक उसमें क्या होगा, एक कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। ये ₹200 तक की वैल्यू के जो केसेस हैं उनको देखेगा, ठीक है, उनको डिस्पोज करेगा, ठीक है। द डिसीजन गिवन बाय द रजिस्ट्रार वाज टू बी काउंटरसाइड बाय द जज ऑफ द मुफसिल दीवानी अदालत। अगर मुफसिल दीवानी अदालत के जो जज को कोई डाउट होता है कि जो रजिस्ट्रार कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है बेटा जी वो ठीक है या नहीं है, तो क्या हो सकता है कि वो उसको चेक कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से लेवल बना दिया गया है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अगर सबसे नीचे बात करें जैसे मुंसिफ कोर्ट आ गया 50 रुपीज़ तक, फिर रजिस्ट्रार कोर्ट आ गया, उसके बाद प्रोविंशियल दीवानी अदालत आ गई, उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट आ गया, ठीक है, फिर आपका सदर दीवानी अदालत आ गई और उसके बाद लास्ट देखे तो किंग इन काउंसिल आ गई। तो इस तरीके से एक हायरार्की बन गई। अब नेक्स्ट बात करें और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए इसमें। एक कोर्ट फीस जो चल रही थी 1793 में उसको ख़त्म कर दिया गया था। कि इसमें क्या है कि इससे पहले क्या होता था कि किसी भी मैन को जो मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो क्या है कि अगर वो अपना केस फाइल करना चाहता है तो उसको कुछ कोर्ट फीस देनी पड़ती थी। अब क्या है कि वो ख़त्म कर दी गई, फ्री कर दी गई। अब इससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल है वो इजीली क्या है कि जस्टिस गेट कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। लीगल प्रोफेशन, उससे पहले अगर इसके लिए भी क्या है कि इनको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस बाय रेगुलेशन 7 of 1793 प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर लीगल प्रोफेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लीगल प्रोफेशन में लीगल नॉलेज की बात करी गई। अब क्या है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, हु वांटेड टू जॉइन लीगल प्रोफेशन वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी पर्सन है, जैसे आज होता है, आज जैसे लॉयर है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो पूरी, ठीक है, फिर आपको डिग्री मिलती है, फिर आपने आपको रजिस्टर करवाते हो। उसी तरीके से अगर कोई भी पर्सन उस टाइम वकील बनना चाहता है तो वो लीगल नॉलेज लेके एक सर्टिफिकेट लेके क्या है कि अपना प्रोफेशन आगे बढ़ा सकता है। उससे पहले कोई भी पर्सन ऐसे अपेयर हो सकता था कोर्ट के सामने, ठीक है, थ्रू देयर एजेंट। अब वो बात ख़त्म कर दी गई है। तो एक तरीके से लॉयर प्रोफेशन या जो वकील प्रोफेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम उसको देख सकते हैं 1793 के एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इनको जो वकील होंगे, जो प्लीडर्स होंगे, इनको क्या है कि एक तो नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा इनको क्या है कि जो पैसे भी मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो कोर्ट के थ्रू मिलेंगे, ठीक है, कोर्ट के थ्रू उनको क्या है कि पैसे भी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इससे पहले हम देखें जो अब तक बड़ा डिफेक्ट चलता आ रहा था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू ही क्रिएट किया गया था कि कलेक्टर को सारी पावर दे दी गई थी। तो वो क्या है कि रिवेन्यू सिस्टम भी देख रहा था, एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी देख रहा था, जुडिशरी सिस्टम भी देख रहा था,
अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है, अब उससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो चार्ज है वो उससे ले लिया गया। अब वो किसके मैटर देखेगा, बस रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर ही देखेगा, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद देखेगा, अब क्या है कि कलेक्टर बस क्या देखेगा, रिवेन्यू से रिलेटेड ही मैटर देखेगा। किसके सुपरविजन में देखेगा, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के सुपरविजन में देखेगा, ठीक है। विच वो जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है उनको कौन कंट्रोल करता है बेटा, गवर्नर जनरल और काउंसिल कंट्रोल करते हैं, ये बात याद रखना। एक पॉइंट रह गया है, वो क्या है, कॉर्नवालिस कोड। जो मैंने बताया कि जो ये हमारा जुडिशियल प्लान, हम 1793 का जो जुडिशियल प्लान देख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसको कॉर्नवालिस कोड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है। अर्लियर द रेगुलेशन ऑफ द जुडिशियल प्लान वर नॉट सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, पैटर्न अलग अलग था, कोई ड्राफ्टिंग नहीं हुई थी। इसी डिफेक्टो रिमूव किया गया है इसमें और एक कोडिफिकेशन के लिए काम किया गया। द प्लान ऑफ 1793 प्रोवाइड दैट ईच रेगुलेशन वॉज टू कंटेन एंड preamble so that the purpose of the regulation could be clearly understood। इस बात को समझा गया कि एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, रेगुलरिटीज़ में होनी चाहिए, तो इसलिए इसको रेगुलेट किया गया। द रेगुलेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सबसेक्शन एंड क्लॉज। तो ये सारे क्या है कि एक तरीके से इसको सीरियल नंबर में लाया गया है, कोडिफिकेशन किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉर्नवालिस कोड भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो मल 12 पॉइंट देखें तो जो मल अदालत कब हुई थी, हमने देखा था ना सेकंड प्लान में कि रिवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड मल अदालत इस्टेब्लिश की गई थी, जिन पे ठीक है रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो आएंगे। अब क्या है कि वो मल अदालत अबलिस्ट कर दी गई, उनको क्या है कि ख़त्म कर दिया गया। रिवेन्यू कोर्ट विच एग्जीक्यूटिव ट्राइड केस अराइजिंग आउट ऑफ रिवेन्यू मैटर्स एंड प्रिसाइड बाय द कलेक्टर जज नाउ वॉज अबलिस्ट, ठीक है, वो ख़त्म कर दी गई। तो हमने देखे कि एक तो कोर्ट फीस है, उसका भैया खात्मा कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है कि अब कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री कोर्ट, मतलब जो पुअर है उनके लिए थोड़ा इजी हो गया जस्टिस गेट करना। इसके अलावा लीगल प्रोफेशन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये स्टार्ट हुआ है, इसकी बिगिनिंग हुई है, कोर्ट फीस की एंडिंग हुई है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड के नाम से इसको जाना जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो हमारे लॉ हैं इनको क्या है कि कोडिफाई करने का ट्राई किया गया है। जो सेपरेशन था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम, तो इस तरीके से बेटा हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए, ठीक है, कि किस तरीके से इसने काम किया है। अब बात करते हैं इसकी मेरिट और डीमेरिट्स क्या रही हैं। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है क्योंकि ये आपको जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे इम्पोर्टेंट है कोड है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स है या प्लान है, कुछ भी कहो, ठीक है, वो तो आप समझ ही गए हो। द सेपरेशन बिटवीन द जुडिशियल एंड रिवेन्यू फंक्शंस वॉज मेंटेन्ड, कि जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी उनको रीयूनियन करने से, जो फर्स्ट प्लान 1787 में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के में, उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव वॉज मेंटेन्ड, ठीक है, ये मेंटेन किया गया जो बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या है कि डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि दोनों की लिमिट क्या है, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील वर इस्टेब्लिश्ड फॉर फर्स्ट अपील, प्रोविंशियल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, इस प्लान के, और इसमें क्या है कि आपको पता है कि मल अदालत ख़त्म कर दी गई, कोर्ट फीस ख़त्म कर दी गई। लीगल प्रोफेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा आप कह सकते हो कोडिफाई सिस्टम की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि इसकी मेरिट्स हैं, देख सकते हो आप। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इंडिया है, इंडियंस या नेटिव्स जो पीपल थे उनको भी क्या है कि क्लेम करने का राइट्स दिया गया। चेक बैलेंस का जो अप्लाइड किया गया, द प्रिंसिपल ऑफ चेक बैलेंस वो से अप्लाइड की किस तरीके से कि जो छोटे सब ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, कि उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसके मेरिट्स हो गए। अगर डीमेरिट्स की बात करें, इसमें क्या है कि ओवरबर्डन आया कंपनी के ऊपर, एडिशनल सम ऑफ 4 लाख रुपीज़,
ठीक है। इसके अलावा डिफेक्ट ये था कि सबसे बड़ा और मेजर डिफेक्ट ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे इसमें अच्छे काम किए, पर उसने इंडियंस को एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। कहीं भी उसने इंडियंस की जो कैपेसिटी पे डाउट किया कि वो करप्ट होते हैं, उनको एज ए जज हम बना नहीं सकते, जबकि इंडियंस के लिए ये सारे कोर्ट और अदालत बनी थी। तो एक सबसे बड़ा इसका डिफेक्ट माना जाएगा। जो कोर्ट फीस खत्म करी गई थी बेटा, उसका बेनिफिट तो हुआ था, पर उससे क्या है कि लिटिगेशन एक बढ़ गया था। अब क्या है कि कोर्ट फीस नहीं देनी तो कोर्ट और ये जो वकील्स हैं ये सब क्या है थोड़े बहुत करप्ट हो गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अपॉइंटमेंट था इंग्लिश जज का, वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि वो लोग उन्होंने कस्टम्स की, हमारे की ट्रेडिशंस की, लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी, और वो लोग हमारे लिए क्या है कि जजमेंट दे रहे थे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि इंडियंस को साइड लाइन करना, उनको जज ना बनाना और इंग्लिश जज बनाना, जिनको हमारे बारे में, कस्टम्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो जो अगर हम इसको क्रिटिकली देखें, इसका मूल्यांकन करें, तो कि मतलब क्या बात सामने निकल के आती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो प्रीफर्ड किया, उन्होंने क्या कि जो वार्न हेस्टिंग्स जो रिफॉर्म्स कर रहे थे, उन्होंने इस लाइन को आगे बढ़ाया और उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। उनका जो प्लान था बड़ा लॉजिकल था, वेल प्लान था। उन्होंने न्यू बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस जो लेके आए थे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो क्या है कि मेंबल होंगे टू कोर्ट्स वर पर्सनली लाइबल होंगे अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, उन पे सुपरवाइज किया जाएगा, उनका सुपरविज़न रखा जाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें क्या ट्राई किया गया है कि कोर्ट को एक है कि कॉर्नवालिस कोर्ट जो आया है कि उससे स्टार्टिंग हुई है, ये एक मेजर पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी थे कि पहला जो बताया कि कॉम्प्लिकेटेड था, स्लो मूविंग था। इसके अलावा कई सारे जो ऐसे कोर्ट्स बना दिए गए थे जिनमें अपील के बाद अपील फिर उसमें जाएगी, फिर उसमें जाएगी, जिससे क्या है कि बहुत पेंडिंग मैटर मामले रह जाते थे, केसेस बहुत पेंडिंग चले जाते थे, जस्टिस मिलने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। और सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो सबसे गलत बात हुई है कि इंडियंस को क्या है कि अनवर्थी माना गया है, उनको हाई पोजीशन नहीं दी गई है, और इसके अलावा इंग्लिश जज बनाए गए हैं जो हमारे बारे में जानते नहीं हैं। इसके अलावा मुस्लिम लॉ में जो रिफॉर्म्स थे, मुस्लिम लॉ में जो डिफेक्ट थे, क्रिमिनल मुस्लिम लॉ वो अप्लाई अभी भी हो रहा था, उसके बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे हैं जिनको रिमूव नहीं किया गया था। अगर कंक्लूजन की बात करें, द होल सिस्टम अंडर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। Sir George Badlaw assist Lord Cornwallis is drafting a single set of 48 regulation which was issued on 1st May 1793 known as Cornwallis Code। तो एक हम बात करेंगे सर जॉर्ज ने क्या है कि हेल्प करी थी इस ड्राफ्ट करने में इस कोड को, जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें कितनी 48 रेगुलेशन थी, जिसने ऑलमोस्ट उस टाइम की सिविल, फाइनेंस, रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सारी चीज़ों को क्या है कि एक साथ लाने की पहली कोशिश की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने ट्राई किया, काफ़ी पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाए पीपल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। ही ट्राई टू अप्रूव करप्शन बाय ब्रिंगिंग इन द पॉलिसीज विच वर प्रोग्रेसिव। फिर भी उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट जो है कि डिसीजन लिए लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। इसका क्रेडिट उनको हमेशा जाता रहेगा। एक छोटा सा डिफेक्ट बस यही लगता है कि उन्होंने क्या है कि जो इंडियन जज हैं उनको क्या कहीं ना कहीं क्या है कि नेगलेक्ट कर दिया। तो जो कॉर्नवालिस मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, द प्लान ऑफ 1793 और कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। अगर आपको इसके PDF या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ये वीडियोस आप आगे चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।